Hello class 12 students, welcome to the Dabhan Learners channel. So this is the part 3 of the business environment chapter जिसमें आज हमने अब तक हमने फीचर्स इंपॉर्टेंस और डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कौन कौन से बिजनेस एनवायरनमेंट के टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे टाइप्स होते हैं। तो उसमें से पहला टाइप है जो अभी हम पढ़ेंगे, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रेफर्स टू all the forces and factors which directly influence the economy of a country। ये तो हमें पता ही है, लाइक वर्ल्ड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है तो डेफिनेटली ये कुछ ऐसे फोर्सेस की और फैक्टर्स की बात करेगा जिससे हमारी इकोनॉमी को डायरेक्ट फर्क पड़ता है, डायरेक्ट अफेक्ट करता है, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। एग्जाम्पल्स: high inflation rates generally result in constraints in business enterprises as they increase various cost of business। सॉरी, ये कंस्ट्रेंट ऑन है, मैं साइड में लिख देता ऑन। तो वो यही कह रहा है कि जब इन्फ्लेशन रेट आ जाता है, लाइक महंगाई आ जाती है और वो भी हाई प्राइस हो जाते हैं जब गुड्स और सर्विसेज के, तो क्या होता है, मतलब यहाँ पे जो है बिजनेस एंटरप्राइजेस पे कुछ रिस्ट्रिक्शन पड़ जाती है, वो लिमिट कर जाते हैं एक चीज से। लाइक डेफिनेटली जो आपने प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग आपने एक प्राइस लेवल पे सोचा था कि इस प्राइस पे सब कुछ मिल जाएगा, तो डेफिनेटली हम इस प्राइस पे अपना सारा काम कंप्लीट करके गोल्स अचीव कर लेंगे। बट अब क्या हुआ, इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन हो गया। अब इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन आया, प्राइसेस हाई हो गए, तो ऑब्वियसली अब आपने जो प्राइस लेवल पे जितनी चीजें सोची होंगी उतनी क्वांटिटी के गुड्स तो आए नहीं होंगे ऑब्वियसली। पहले अगर 40 रुपए की एक आइटम आती थी और आपके पास 200 रुपए का बजट था, तो आप उसमें से 5 चीजें खरीदते थे। लेकिन अब जब इन्फ्लेशन होके वो चीज 50 की हो गई और आपका सेम बजट है 200 का, सो नाउ यू वुड एबल टू बाय ओनली 4। यानी कि जो चीज पहले आप पांच क्वांटिटी खरीद सकते थे वो अब आप 4 खरीद रहे हो, डिक्रीज हो गया है क्वांटिटी में। अब डिक्रीज जब हो गया है, रॉ मटेरियल मतलब कम आए, ये तो मैंने फिर भी 10 रुपए का बहुत मतलब एक क्वांटिटी का बहुत छोटा एग्जांपल दे दिया आपको, लेकिन इन अ लार्ज बिजनेस एंटरप्राइजेस इवन 100 to 200 500 यूनिट्स भी डिक्रीज कर जाती है, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन में बहुत बुरा फर्क पड़ता है और उसकी वजह से बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन बहुत कम प्रॉफिट मार्जिन में चली जाती है। A rise in disposable income of people due to increase in gross domestic product of a country increases demand for product। ये भी आप 12th में मैक्रो इकोनॉमिक्स में शायद आपने कर भी लिया हो या हो सकता भी नहीं भी किया। ये एक टॉपिक आएगा अगर नहीं किया तो, कि जब आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है, डिस्पोजेबल इनकम वो होती है जो इनकम लोग यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट। लाइक पूरे टैक्सेस के बाद जितनी भी कॉस्ट कटिंग उसमें होनी होती है, टैक्सेस लगने के बाद, या बहुत सारे जो आपके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ग्रेट्युटी, ये सब जो एम्प्लॉयर बिल्कुल जो लास्ट में फाइनल सैलरी देता है जिसे आप कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हो, उसे ही डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। लाइक वो इनकम जिसे हम अपने कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब हम अपने खुद के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वो डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बढ़ती है, राइज करती है, तो उससे क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन जीडीपी ऑफ अ कंट्री। ऑब्वियसली जीडीपी मतलब प्रोडक्शन। अब जब कंट्री की जीडीपी बढ़ जाएगी, इसका मतलब हाँ, कंट्री की अगर जीडीपी अगर बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली मतलब गुड्स एंड सर्विसेज और बढ़ गए हैं, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज और प्रोड्यूस हुए हैं। अब उन गुड्स सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए लेबर चाहिए हुए होंगे। अब उन लेबर्स ने काम किया है गुड्स और सर्विसेज बनाने का, तो उन्हें सैलरी भी दी होगी। अब उनकी सैलरी बढ़ गई, यानी कि उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई। और जब उनकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई तो इससे क्या होगा, वो लोग डिमांड बढ़ाएंगे दूसरे प्रोडक्ट्स की। इंक्रीजेस डिमांड फॉर प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली कल को आपकी सैलरी अगर, अभी तो आप स्टूडेंट्स हो, कल को आप कमाने लग जाओगे, आपकी सैलरी में बड़ा फर्क आने लग जाएगा, आपकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली आप पैसे खर्च करना ही पसंद करोगे, ठीक है। हो 80% आप चलो सेव करो, लेकिन 20% तो कंजम्पशन करोगे ही। अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स दैट अफेक्ट बिजनेस एंटरप्राइजेज, ये तो दो एग्जाम्पल थे, बहुत से इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो बिजनेस एंटरप्राइज को अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। इंटरेस्ट रेट, वैल्यू ऑफ रुपी, रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्री,
planned outlay, budget, stock market इंडाइसिस, जीडीपी, जीएनपी, मनी सप्लाई, पब्लिक डेट, ये सारी चीजें जो है बिजनेस एंटरप्राइज पे अफेक्ट डालती है। ऑब्वियसली इनमें से आधी चीजें अभी आप 12th में पढ़ोगे, तो लाइक अभी आपके इसमें बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, तो ऑब्वियसली अभी इन सब पे डिटेलिंग में बात करना थोड़ा बहुत डिटेल में चला जाएगा, लाइक ये इकोनॉमिक्स की क्लास बन जाएगी। सो एग्जाम्पल्स आर इनफ टू अंडरस्टैंड, और आई होप ये आपको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट समझ आ गया होगा। तो अभी हम सोशल इन्वायरमेंट में मूव ऑन करते हैं। बाकी अगर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, उसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि पहले बाकी इन्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए, क्योंकि डाउट्स तो आप यू कैन आस्क ऑन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। Social environment consists of the customs and traditions of the society in which business is existing. It includes social forces like customs, values, social threats, etc. अब आप लोग देखते होंगे कि जैसे ही होली या दिवाली जैसे फेस्टिवल्स आते हैं तो हर बिजनेस एंटरप्राइजेस पे थोड़ा फर्क होता है। जो बिजनेस एंटरप्राइजेस है जो डेफिनेटली आपने देखा होगा, दिवाली पे लोग ज्वेलरी बहुत खरीदते हैं, गोल्ड बहुत खरीदना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली जो लोग ज्वेलरी में डील करते हैं, ज्वेलर्स हो जाए, वो कोशिश करते हैं कि इस दिवाली वो ज्यादा पैसे कमाएं, ज्यादा प्रॉफिट कमाएं, तो उनके उस इन्वायरमेंट का वो जो फेस्टिवल का इन्वायरमेंट था, दिवाली का इन्वायरमेंट था, सोशल इन्वायरमेंट था, कस्टम और ट्रेडिशन का इन्वायरमेंट था, वो डेफिनेटली उस बिजनेस एंटरप्राइज पे अफेक्ट तो डाल रहा है, इन्फ्लुएंस तो कर रहा है। और कहीं और बिजनेस एंटरप्राइजेस से भी फर्क पड़ रहा है। अगर बिजनेस अगर नहीं भी चल रहा होता तो क्या करते हैं बिजनेस ओनर्स, वो एक स्कीम निकालते हैं, होली पे वो लोग रंग देते हैं फ्री में या इंसेंटिव्स के साथ, ठीक है। और दिवाली पे भी बहुत से नए ऑफर्स निकाले जाते हैं विच विल अट्रैक्ट द कस्टमर्स, ठीक है। तो सोशल एनवायरनमेंट का जो फर्क है वो बिजनेस एंटरप्राइजेस पे पड़ता है। सोशल एनवायरनमेंट, कस्टम्स और ट्रेडिशंस ऑफ द सोसाइटी इन विच बिजनेस इज एग्जिस्टिंग। तो जिस लोकेशन पे बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, जिस सोसाइटी में बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है, वहां की कस्टम और ट्रेडिशन सोशल इन्वायरमेंट होते हैं, और वो कहीं ना कहीं बिजनेस एंटरप्राइज पे अफेक्ट डालते ही हैं। इट इंक्लूड सोशल फोर्सेस, इसमें और भी सोशल फोर्सेस इंक्लूड होते हैं, जैसे वैल्यू, सोशल थ्रेट्स एक्सेट्रा। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। Custom and tradition, for example, the celebration of Diwali, Eid, Christmas in India provides significant financial opportunity for greeting card companies, sweet shops, tailoring outlets, etc. जितने ही फेस्टिवल्स आते हैं वो बहुत सारी फाइनेंशियल और ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है जिससे आप बहुत अच्छे से पैसे कमा सकते हो। ग्रीटिंग कार्ड कंपनीज, स्वीट शॉप, हर फेस्टिवल में स्वीट्स तो चाहिए, तो स्वीट शॉप का तो बहुत अच्छे से प्रॉफिट होता है। टेलरिंग आउटलेट्स, आपको कपड़े भी चाहिए नए नए फेस्टिवल्स में पहनने के लिए, तो उनका भी फायदा होता है। तो ये होता है कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। रीति रिवाजों की वजह से बिजनेस एंटरप्राइजेस पर बहुत अच्छा फर्क पड़ रहा है और वो अच्छे से प्रॉफिट कमा रहे हैं। वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया, वैल्यूज लाइक इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, स्पेशली फॉर वुमेन एंड डिसेबल्ड, आर चेरिश्ड बाय ऑल ऑफ अस. Business enterprise have to take these values into consideration, thus resulting in social responsibility of business and non-discriminatory practices. जैसे देखो, इंडिया में वैल्यूज हैं इंडिविजुअल फ्रीडम की, फंडामेंटल राइट्स बहुत सारे बना रखे हैं, ड्यूटीज बना रखी हैं, तो ये सारी क्या है वैल्यूज? इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी, ठीक है, स्पेशली फॉर वुमेन एंड डिसेबल्ड। तो ये सारी चीजें जो हैं ये वैल्यू क्रिएट हो रखी है इंडिया में। ये कुछ प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस है जो इंडिया में है। ऐसे ही बिजनेस एंटरप्राइजेस की भी कुछ अपनी वैल्यू और प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो हमने पढ़ लिया पिछले चैप्टर में। बिजनेस एंटरप्राइजेस में भी कुछ वैल्यूज होती हैं जो हमें कंसीडर करनी चाहिए, लाइक कस्टमर सेटिस्फैक्शन, बेस्ट क्वालिटी, ठीक है। और ये सारी हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी होती है, क्योंकि अगर हमने सोसाइटी से रिसोर्सेज लिए हैं ताकि हम प्रोडक्ट बना सके, तो ऑब्वियसली उन प्रोडक्ट को हमें सोसाइटी को भी देना चाहिए, क्योंकि जो रिसोर्सेज उन्होंने हमें दिए हैं उन्हें अच्छे से बना के फुल यूटिलाइजेशन करके उन्हें ऐसी चीज हमें प्रोवाइड करनी चाहिए जो उनके काफी यूजफुल हो और उनके लिए काफी बेनिफिशियल हो।
और बाय रिजल्टिंग इन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, ये तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी। और एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस, और जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो वो इंश्योर करो कि वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस के थ्रू प्रोड्यूस हुआ है, लाइक उसके पीछे कोई होर्डिंग और एडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग, ये सारी चीजें इन्वॉल्व नहीं है, तभी आपकी जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होगी बिजनेस की टुवर्ड्स द सोसाइटी। Social trends. They present opportunity as well as threats to business. For example, health and fitness trend has become popular, thus creating demand for products like organic food, gyms, mineral water, etc. अब देखो क्या होता है सोशल ट्रेंड्स, ये कहते हैं कि सोशल ट्रेंड्स की वजह से एक चीज किसी के लिए अपॉर्चुनिटी भी होती है और एक चीज किसी के लिए थ्रेट भी होती है। लाइक अगर हेल्थ एंड फिटनेस का ट्रेंड आ गया, सब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो उससे क्या होगा, जिम्स की डिमांड बढ़ जाएगी, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी, मिनरल वाटर की डिमांड बढ़ जाएगी। और किसकी डिमांड कम हो जाएगी, लाइक जोमेटो की कम हो जाएगी, स्विगी की कम हो जाएगी। ऑब्वियसली फिर पीपल, लोग नहीं जाएंगे, वो फटाफट वो जो ऑर्डर नाउ का प्लेस ऑर्डर का जो बटन होता है उसे दोबारा दोबारा क्लिक नहीं करेंगे जितनी जल्दी वो पहले करते थे। तो ऑब्वियसली ये उन लोगों के लिए थ्रेट है और इन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी, जिम्स और ऑर्गेनिक फूड वालों के लिए। ठीक है, सोशल ट्रेंड्स आपको क्लियर है आई होप। अदर कंपोनेंट्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट में इंक्लूड, इनके अलावा और भी बहुत सारे कंपोनेंट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कंजम्पशन हैबिट्स, कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली, बर्थ एंड डेथ रेट, लिटरेसी रेट, शिफ्ट इन प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स। तो ऐसे बहुत सारे सोशल एनवायरनमेंट है या सोशल फोर्सेस हैं जो अफेक्ट करते हैं सोशल एनवायरनमेंट को। सॉरी, आई वाज आई मिस्टेकन। मैं ये कह रहा था कि लाइक जो सोशल फोर्सेस हैं वो अफेक्ट करते हैं सोशल फोर्सेस जो है वो अफेक्ट करते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट को। सॉरी, नाउ मूव ऑन टू टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। सो सॉरी, आई वाज fumbling at that time, so sorry. Next is technological environment. It includes forces related to scientific improvements and innovation which provide new ways of producing goods and services, new methods and techniques of operating a business. देखो, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट नेम से ही सजेस्ट कर रहा है समथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। तो वो ये फोर्सेस होते हैं, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट और इनोवेशन से रिलेटेड होते हैं। लाइक जब भी केस स्टडी में कुछ ऐसा लगे कि कुछ साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट या कुछ वर्ल्ड में इनोवेशन हो रहा है, वैसे ही वहां पे पूछा होगा डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाईलाइटेड हेयर। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा लिखना है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। ओके, न्यू वेज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, इनसे क्या होता है, साइंटिफिक इंप्रूवमेंट और इनोवेशन से टेक्निक्स बदल जाती हैं, आपको अच्छी क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिल सकते हैं, एडवांस्ड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज मिलते हैं। न्यू मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ ऑपरेटिंग अ बिजनेस, ये तो बता ही दिया। एग्जाम्पल्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ऑनलाइन बुकिंग ऑफ एयर टिकट्स, मूवी टिकट्स, अब हर चीज की टिकट जो है ऑनलाइन बुक हो जाती है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है और डेली लाइफ एग्जाम्पल हो गया अब तो। New ways of advertising like World Wide Web, multimedia pages highlighting virtue of products, और ऑनलाइन सेल ऑफ ग्रोसरी, ग्रोसरी की ऑनलाइन सेल होने लग गई अब। Continuous innovations in scientific and engineering fields such as lasers, robotics, biotechnology, food preservatives, medicines, etc. have provided opportunities and threats for many enterprises. जो साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपिंग टीम है और इंजीनियरिंग फील्ड है, ये बहुत सारे न्यू प्रोडक्ट्स लाए जा रही है, बहुत सारा न्यू एक्सेसरीज इन्वेंट कर रही है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सी एंटरप्राइजेस के लिए अपॉर्चुनिटी की तरह भी काम कर रही है, क्योंकि कुछ एंटरप्राइजेस को ये फायदा पहुंचा रही है और कुछ के लिए थ्रेट है, क्योंकि कुछ का काम बंद हो रहा है इन्हीं सब नई चीजों के आने की वजह से। ऑब्वियसली जैसी मशीन आ गई है, लेबर की डिमांड कम हो गई है, ऐसी बहुत सी इंजीनियरिंग फील्ड में से भी बहुत सी एक्सेसरीज और लाइक गैजेट्स आ रहे हैं जो ऑब्वियसली कई एंटरप्राइजेस के लिए नुकसानदायक है और थ्रेट क्रिएट कर रहे हैं। I hope technological environment clear है. Next is political environment. It constitutes all the factors related to government affairs such as general stability and peace in the country, and specific attitudes that elected government representative held towards business.
पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में ऐसे बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो गवर्नमेंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, सच एज जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन द कंट्री। और कुछ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स का एटीट्यूड भी डिपेंड करता है टुवर्ड्स एनी बिजनेस। अब वो कैसे डिपेंड करता है, ये एग्जांपल से ही ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बिल्ड्स अप कॉन्फिडेंस अमंग बिजनेस पीपल टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। देखो क्या होता है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक इंडिया जो है वो ऑयल इंपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया एंड इराक से। और सऊदी अरेबिया और इराक, सऊदी अरेबिया, अभी सऊदी अरेबिया ही मांगता है, अभी इराक को साइड छोड़ दो। सऊदी अरेबिया है और इंडिया है, इनके रिलेशंस एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हैं। इसका मतलब इनके रिलेशन अच्छे हैं, लाइक दे हैव गुड रिलेशंस। अब जो सऊदी अरेबिया की कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेस होगी या कोई भी इन्वेस्टर होगा, वो इंडिया की रेप्यूटेड कंपनीज में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट रखेगा ही। क्योंकि जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करती है, लाइक एक इंटरेस्ट क्रिएट करती है। क्योंकि अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप ये देखते हो कि वहां पे सेफ्टी तो है, वहां पे कोई रिस्क तो नहीं है। ज्यादा रिस्क होगा तो ऑब्वियसली आप नहीं करोगे, अगर आप रिस्क टेकर नहीं हो तो। ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि लाइक लोग रिटर्न को देखकर ही भागते हैं और ये भी देखते हैं कि इनकी इन्वेस्टमेंट सेफ है वहां पे या नहीं। और अगर इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस अच्छे हैं तो सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टर्स डेफिनेटली इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे इन द रेप्यूटेड कंपनीज, क्योंकि वहाँ के रिलेशन अच्छे हैं और वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे। बट ऑन दी अदर हैंड देयर मे बी अनसर्टिनिटी ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ये बिजनेस लिखा है, ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज ड्यू टू पॉलिटिकल अनरेस्ट। अब यहीं देखो, इंडिया और सऊदी अरेबिया की भिड़ गई, बहुत बुरा वॉर हो गया इनके बीच में। ठीक है, अब जब इनके बीच में वॉर हो गया तो रिलेशन तो अब गए नहीं, मतलब अच्छे तो है नहीं। अब जब रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो जो सऊदी अरेबिया के इन्वेस्टर्स होंगे, क्या वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे? क्या वो इन्वेस्ट करना चाहेंगे इंडिया में? ऑब्वियसली नॉट, दे वुड नॉट लाइक टू इन्वेस्ट, क्योंकि फिर वो सोचेंगे कि क्या पता उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ ना रहे इंडिया में। ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं फिर कॉन्फिडेंस नहीं आता, ना इंटरेस्ट आता है। ठीक है। हम भी, हमारा भी लाइक इंटरेस्ट नहीं आएगा कि हम एक पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट में जाके इन्वेस्ट करें। ऑब्वियसली नॉट। तो एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी बिजनेस एंटरप्राइजेस पे अफेक्ट डालता है। द एटीट्यूड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, हाँ, अब ये जो पॉइंट था कि इलेक्टेड गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव का एटीट्यूड भी होता है कुछ बिजनेसेस के प्रति, हेल्ड टुवर्ड्स बिजनेस। तो एटीट्यूड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल में हैव ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट अपॉन बिजनेस। बिजनेसेस के टुवर्ड्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का एटीट्यूड पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हैज इम्प्रूव्ड विद एनडीए गवर्नमेंट कमिंग इन पावर। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी इंडियन को फॉरेन कंपनी में, सॉरी फॉरेन कंट्री में एक अपना बिजनेस ओपन करना है। अब उसके लिए बहुत पेपर वर्क चाहिए, आपको ही पता है। अब उस पेपर वर्क को कंप्लीट होने के लिए गवर्नमेंट की लाइक परमिशन तो बहुत जरूरी है। लाइक आप फॉरेन कंट्री का लैंड यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली अगर वो आपको लैंड चाहिए अपने नाम पे तो गवर्नमेंट से परमिशन तो लेनी पड़ेगी कि वहां पे आप ट्रेड कर रहे हो, तो इज इट ऑथोराइज टू यू और नॉट। तो अब क्या होता है कि लाइक अब गवर्नमेंट अगर परमिशन देती है तो या वहां पे काम कर सकते हो। अब जब वो गवर्नमेंट ऑफिशियल का एटीट्यूड अगर आपके टूवर्ड्स तुम्हारी कंट्री के टूवर्ड्स और तुम्हारे बिजनेस के टूवर्ड्स नेगेटिव हुआ तो ऑब्वियसली वो तुम्हें अलाउ नहीं करेगा। हो सकता है वो आपको ऑथराइज ही ना करे, आपको परमिशन ग्रांट ही ना करे। तो ऑब्वियसली वो जो आप पेपर वर्क के लिए दोगे वो पेपर ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो उसमें लाइक आप कुछ नहीं कर पाओगे उस केस में। तो यही होता है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का फर्क, कि अफेक्ट जो आपको आपकी बिजनेस एंटरप्राइज को करता है। कि लाइक अगर आप अपना जो बिजनेस है वो अगर आप एक्सपैंड करना चाहो, आप उसकी ब्रांच फॉरेन कंट्री में लेके जाना चाहो और वहाँ की फॉरेन गवर्नमेंट आपको अलाउ नहीं कर रही कि आप वहाँ पे अपनी ब्रांच खोलो, तो ऑब्वियसली इट वुड नॉट वर्क। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ऐसे बिजनेस एंटरप्राइजेस को अफेक्ट करता है। अदर कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ रूलिंग पार्टी, नेचर ऑफ आर रिलेशनशिप ऑफ आर कंट्री विद फॉरेन कंट्री, ये मैंने आपको बता दिया है, एक्सटेंट एंड नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो आई होप ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लास्ट चलते हैं लीगल इन्वायरमेंट, वरना वीडियो बहुत लंबी वैसे ही हो रही है।
लीगल इन्वायरमेंट देखते हैं, मैनेजमेंट ऑफ एवरी एंटरप्राइज हैज टू ओबे लॉज ऑफ द लैंड, therefore it is essential for every business enterprise to have adequate knowledge of rules and regulations framed by the government. हर एंटरप्राइज की मैनेजमेंट को यही ध्यान रखना होता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो, लाइक अगर आपकी कंपनी इंडिया में ही काम कर रही है तो आपको इंडिया के लॉज मानने ही पड़ेंगे। ये बहुत ज़रूरी है हर बिजनेस एंटरप्राइज के कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो हमारी कंट्री में, चाहे इंडिया के लोग इंडिया में ही काम कर रहे हो, लेकिन फिर भी एक नॉलेज होनी चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या कानून कहता है, क्या लॉ नहीं कहता। तो उसकी एक नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, और वो भी सही नॉलेज, एडिक्वेट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट ने फ्रेम किए हैं। Legal environment includes various legislations passed by the government, administrative orders issued by government authorities, court judgments, decisions rendered by various commissions and agencies at every level of the government, सेंट्रल, स्टेट और लोकल। तो लीगल इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है? जो लेजिस्लेशन जो गवर्नमेंट पास करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स जो गवर्नमेंट अथॉरिटी इशू करती है, कोर्ट जजमेंट और डिसीजंस जो वेरियस कमीशन और एजेंसीज देती है, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे। इन इंडिया वर्किंग नॉलेज ऑफ दीज नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट। आई होप कुछ गलत दे रखा है, वर्किंग नॉलेज ऑफ दीज नॉलेज, आई होप समथिंग इज मिस्टेकन, या कुछ मिस्टेक होगी आई गेस। वर्किंग नॉलेज ऑफ दीज लॉज होगा, दीज लॉज या एक्ट्स, कुछ ऐसा ही होगा, वैसे मोस्ट प्रोबेबली एक्ट्स होगा, तो आप इसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना। एक काम कर दो, लॉज हटाई दो, क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करनी, एक्ट्स ही हैं यहाँ पे। द वर्किंग नॉलेज ऑफ दीज एक्ट्स इज इम्पॉर्टेंट, जैसे कि कंपनीज एक्ट 2013, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, कंपटीशन एक्ट 2002, और भी बहुत सारे एक्ट्स हैं, आप अपनी बुक में देखना, वहां पे तो और भी मिलेंगे, लाइक फैक्ट्री एक्ट, वेजेस एक्ट था एक था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, आई डोंट रिमेम्बर द ईयर नाउ, बट हाँ ऐसे बहुत सारे लाइक एक्ट थे, तो आप और भी इंक्लूड कर सकते हो इसमें। एग्जाम्पल्स ऑफ लीगल इन्वायरमेंट, द एडवर्टीजमेंट ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस इज प्रोहिबिटेड। ये लीगल इन्वायरमेंट की एग्जाम्पल है, लाइक लाइक हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारा जो लॉ है, वो कहता है कि अगर आप कोई भी अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट बना रहे हो तो उसमें से एल्कोहलिक बेवरेजेस के जो अगर आप एडवर्टीजमेंट बनाओगे तो वो इंडिया में प्रोहिबिटेड है, वो नहीं चलते इंडिया में। Advertisement including packets of cigarettes carry statutory warning, cigarette smoking is injurious to health। और अगर आप सिगरेट्स का एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो उसमें एक वार्निंग आनी ही चाहिए, सिगरेट स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका एडवर्टीजमेंट बैन भी हो सकता है या फिर वो पब्लिश नहीं होगा। और अगर आप बेबी फूड का एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो एक और है, अगर आप बेबी फूड का एडवर्टीजमेंट कर रहे हो तो उसमें ज़रूर बताना है, लाइक आपको अपनी ऑडियंस को ज़रूर बताना है डैट मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट। ये लीगल इन्वायरमेंट है और ये लॉ ने ही बोल रखा है कि अगर आप अपने बेबी फूड का एडवर्टीजमेंट करते हो तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं लिखोगे तो आपका एड शायद बैन हो जाए। ठीक है, ये आपको ये अपने ऑडियंस को इन्फॉर्म करना है। तो ये कुछ लॉज बना रखे हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए, तो इस तरह से लीगल इन्वायरमेंट हमें बहुत अफेक्ट करता है, तक क्योंकि हमें लॉज भी फॉलो करने हैं। लीगल इन्वायरमेंट और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में ये फर्क होता है कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जनरली किस पे बिलीव करता है, गवर्नमेंट पर, कि गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, गवर्नमेंट एटीट्यूड और कंट्री के रिलेशंस कैसे हैं दूसरी कंट्री के साथ, तो ये इस पे बिलीव करता है। लेकिन जो हमारा लीगल इन्वायरमेंट है वो किस पे बिलीव करता है, लॉज पे। ठीक है, लॉज पे और स्टैट्यूटरी वार्निंग्स पे, ऑर्डर्स बाय लॉ, ऑर्डर्स बाय लॉ। ठीक है, तो ये लीगल इन्वायरमेंट जनरली लॉ पर ही बिलीव करता है। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई एम देयर टू आंसर योर ऑल क्वेरीज। Please like, comment, share, and subscribe my channel. Hit the bell icon so you will get notified every time. Follow my Instagram page where you will get the notes of chapter 3 after I finish it. Bye bye. Have a nice day. Thank you.